आप सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज़ ज्योति मलिक from KV Mokama Ghat. I welcome you all to this video of NCERT Class 8 Political Science Chapter number 5 Judiciary न्याय पालिका। इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड को देख लेते हैं, ताकि इस तरीके से हम चैप्टर्स को कनेक्ट करते हुए चलेंगे जिससे हमें इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो अगर मैं प्रीवियस चैप्टर्स की बात करूं तो इन चैप्टर नंबर 3rd and 4th वी लर्नड अबाउट हाउ द पार्लियामेंट्री बॉडीज़ और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल for the making of laws and the implementation of laws. Even we learned about whether those laws are implemented equally to all the citizens of India or not. पर अगर लॉज की बात करें तो लॉज सबके लिए समान होता है। नोबडी इज़ अबव द लॉ बिकॉज लॉ इज़ सुप्रीम। पर समटाइम्स कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं, क्योंकि नागरिकों को उस कानून से लगता है कि उस कानून के बनने से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नागरिकों के खुद के मौलिक अधिकारों की अगर हनन होने की बात आ जाए या वैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, उन्हें लगे कि उनके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में वो नागरिक कहाँ जाएंगे, किससे वो मदद लेंगे। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी, हमें हमारे इन सवालों का जवाब देगा, हमें इन सवालों को समझाएगा। तो आइए चलिए इस चैप्टर को समझें। तो इन दिस वीडियो बेसिकली वी विल लर्न अबाउट हाउ द इंडियन जुडिशरी सिस्टम वर्क्स। You might have seen this statue in movies or in books. This is Justitia, the goddess of justice that personifies judicial systems across the globe. Let's start with the concept or the introductory part of this chapter. What is judiciary? In India, we have a rule of law. It means that law applies equally to all persons, as we have learned in the previous chapters, and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. अगर कभी ऐसा लगे कि कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तो कुछ सर्टेन नियम और कानूनों का होना अनिवार्य हो जाता है। टू एनफोर्स दिस लॉ वी हैव अ जुडिशल सिस्टम, और इस वजह से हमारी एक न्यायपालिका, एक न्यायिक तंत्र है जो इसके आधार पर काम करती है और इन मुद्दों पर गौर करती है कि कहीं किसी कानूनों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। सो इन इंडिया द जुडिशरी इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी that plays a critical role in the functioning of the country. It has the sole right to make or break decisions without the interference of the government, which includes the legislatures as well as the एग्जीक्यूटिव्स। लेजिस्लेचर्स का मतलब विधायिका और एग्जीक्यूटिव्स जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। इन तीनों अंगों के अपने अपने अधिकार होते हैं जिस पे कोई किस हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सबको अपने अधिकारों के अंतर्गत कार्य करने की आज़ादी होती है, और वो अधिकार इन्हें कौन देता है? वो इन्हें हमारा संविधान प्रदान करता है। तो अगर हम बात करें न्यायपालिका के कार्य की कि उसका क्या रोल है, वो किस प्रकार फंक्शन करता है, तो वो इस प्रकार कार्य करता है। Judiciary can be divided into the following. Number 1 is dispute resolution. Second one is the judicial review.
Third one is the upholding the law and enforcing fundamental rights. Dispute resolution, जिसे हिंदी में विवाद समाधान कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा, और अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट मीन्स कानूनों को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार। तो इसे हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हमारी न्यायपालिका इन मुद्दों पर गौर करते हुए कार्य करती है। जब विवाद समाधान की बात आती है तो हमारे देश की न्यायपालिका सिर्फ किसी एक मुद्दे पर नहीं, किसी एक विवाद पर नहीं, वो कई विवादों को समाधान करती है। इसमें कुछ ऐसे इश्यूज, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब एक नागरिक का दूसरे नागरिक से कुछ डिस्प्यूट्स रह जाता है, या कभी गवर्नमेंट और नागरिकों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हों, तो कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले मतभेद, उन विवादों को भी निपटारा न्यायपालिका करती है। The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two states governments and between the center and the state governments। ये कई विवादों को सुलझाती है। Judicial review न्यायिक समीक्षा। As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that this area violation of the basic structure of the Constitution। न्यायपालिका को ये अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है कि अगर सांसद किसी प्रकार के कानूनों को बनाते हैं, अगर विधायिका किसी प्रकार के बिल को पास करते हैं और उसे कानून बनाना चाहते हैं, उसको कानून बनने से पहले उसे न्यायपालिका के द्वारा समीक्षा किया जाता है। तो अगर न्यायपालिका को लगे कि वो जो बिल पास किया गया है, जिसे कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है, तो ऐसे में न्यायपालिका को ये अधिकार होता है कि वो इस बिल को सांसदों के द्वारा भेजे गए, विधायिका के द्वारा भेजे गए बिल को खारिज भी कर सकती है। उसी प्रकार से जब कानूनों को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने की बात आती है, तो सरकार ये देखती है कि सारे सिटीजन्स को इक्वली ये चीज़ सब पे कानून लागू किया जाए, सबके मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाए। एवरी इंडियन सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर किसी भी नागरिक को लगे कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर उसकी गुहार लगा सकते हैं, और उसकी देखरेख और सिक्योरिटी और जस्टिस हमें हमारी न्यायपालिका प्रदान करती है। और ये सवाल भी उठता है कि जुडिशरी को, जो हमारे देश की न्यायिक तंत्र है, उसे इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है? व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान द्वारा सरकार के अंगों को, उनके अधिकारों को इक्वली विभाजित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायिक तंत्र किसी प्रकार के डिसीजन को सुनाना चाहती हो, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल, कुछ अमीर और कुछ पॉलिटिशियन जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके इन पर दबाव डालकर उन डिसीजंस को भी बदल सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे सिचुएशंस को कॉम्बैट करने के लिए संविधान द्वारा न्यायपालिका को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत
वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकती है विदाउट एनी हेजिटेशंस और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो जिससे कि ये हमें हमें को हेल्प करती है टू रिसॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स। कई लेवल्स पे इस प्रकार के कई कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं जिसे हमारी न्यायिक तंत्र, हमारी जुडिशरी सॉल्व करती है। द जुडिशरी इज ऑल्सो द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ ऑल्सो responsible for upholding and enforcing the fundamental rights for every citizens of the nation। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। बेसिकली द इंडियन जुडिशरी इज़ अ 3-tier सिस्टम। आप यहाँ पे इस पिक्चर को देख सकते हैं इन दिस स्लाइड। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे निचली अदालत के नाम से भी या जिला कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे देश की न्यायिक तंत्र या न्यायपालिका इन 3 स्तरों पर कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं ये केंद्रीय स्तर पर कार्य करती है और हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं ये राज्य स्तर पर कार्य करती है। उसी प्रकार से निचली अदालत या जिला कोर्ट, जिला अदालत जो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कार्य करती है। तो हर एक कोर्ट का अपना रोल होता है, लेकिन इन सब के कार्य में भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पर हाँ ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द existing systems like the appellate system। हम उस पर नेक्स्ट स्लाइड्स पे बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी बैकग्राउंड की, इसके हिस्ट्री की, कि हमारे देश में सर्वप्रथम किन राज्यों में इन उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। The high courts basically were established in the presidencies of Bombay, Kolkata and Madras in 1862, well before the Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट से पहले। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में दिल्ली में की गई थी। और ये तीनों स्तर जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एज आई सेड नाउ, दिस वन ऑफ द सिस्टम, एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है हमारे इस न्यायपालिका में जिसे एपेलेट सिस्टम कहा जाता है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत ये एक दूसरे से तीनों स्तर कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हो गांव में, डिस्ट्रिक्ट्स में किसी नागरिक ने अपने साथ हो रहे अधिकारों के उल्लंघन की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कुछ डिसीजन दिया, लेकिन उस नागरिक को उस डिसीजन से संतुष्टि ना मिली हो, उसे लगा हो कि ये सही नहीं है, तो उसको ये अधिकार, नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किया गया है इस अपेलेट सिस्टम के अंतर्गत कि वो उसकी गुहार उच्च न्यायालय में जाकर कर सकता है। तो वो अगर उसे डिसीजन सही नहीं लगा तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है, फिर वहाँ पे भी अपील कर सकता है। अगर मान लीजिए वहाँ पे दिए गए डिसीजन से भी वो खुश नहीं है, उसे लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। तो ये जो प्रणाली है हमारे न्यायपालिका के अंतर्गत, इसे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई डिसीजन वो अंतिम डिसीजन होगी और उसे मान्य अनिवार्य होगा, और जितने भी अधीनस्थ अदालत होंगे उनके द्वारा इसे मानना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से हमारी न्यायिक सिस्टम, हमारी न्यायिक तंत्र, जुडिशरी कार्य करती है।
और बेसिकली अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो हमारे इस लीगल सिस्टम में किस प्रकार से ये कार्य करती है, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू types. There are two different branches of legal systems in India. One is criminal law and another one is civil law. Criminal law uh, deals with conducts or acts that the law defines as offenses like theft, harassing women, dowry, murder, mentally harassing a person. It usually begins with the lodging of an FIR, first information report, with the police who investigates the crime, after which a case is filed in the court. बेसिकली ये जो क्रिमिनल लॉ होता है ये डील करता है विद द केसेस लाइक असॉल्ट्स, थेफ्ट, मर्डर और डाउरी एंड हरासमेंट। इसके अंतर्गत नागरिक पुलिस के पास अपनी एफआईआर लॉन्च करते हैं और फिर जो गिल्टी होता है उसे फिर सज़ा दी जाती है जुडिशरी सिस्टम के द्वारा। उसी प्रकार अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ डील्स विद द केसेस लाइक लैंड डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डील्स, डाइवोर्स केसेस, रेंट एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये दोनों लीगल सिस्टम अलग अलग तरीक़ों से कार्य करते हैं जुडिशरी सिस्टम के अंतर्गत। लेकिन क्या ये जो लीगल सिस्टम्स है वो सबके लिए इक्वली एक्सेसिबल है? क्या ये इक्वली एक्सेसिबल होता है सबके लिए टू ऑल द सिटीजन्स? अगर इसका आंसर खोजा जाए तो नॉट रियली। अगर हम अपनी भारत का एग्जाम्पल ले, अपने सोसाइटी का, तो इसका आंसर आएगा नॉट रियली। क्योंकि हमारे देश में ये जो लीगल सिस्टम है इसमें कुछ ऐसे कंडीशंस अराइज हो जाते हैं जिसको फुलफिल नहीं कर पाती है पुअर सोसाइटी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड मनी इन्वॉल्व इन कोर्ट केसेस, जिसको ये जो पुअर सोसाइटी है, पुअर ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ केसेस इतने लंबे चलते हैं कि उस केस को चलाने के लिए भी लॉयर की आवश्यकता होती है, और लॉयर ऐसे फ्री का नहीं लड़ता, उसको भी पैसे चाहिए होते हैं। तो उन सब को भी अफोर्ड करने की क्षमता होनी चाहिए नागरिक में। तो ऐसी जो असुविधाएं उत्पन्न होती हैं, बेसिकली इससे सफ़र कौन होता है? जो पुअर ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, जो गरीब होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कानून तो सबके लिए है इक्वली, लेकिन जब इसके एक्सेसिबिलिटी की बात आती है, जब एक्सेस करने की बात आती है, तब हमें इसमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशंस देखने को मिलता है। और डिफरेंशिएशन इसलिए भी क्योंकि ये लीगल सिस्टम्स छोटे नहीं होते, कभी कभी बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, जिसको चलाने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है जो सबके पास नहीं होती। और लेकिन सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या है वो सिस्टम? दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे 1980 में बनाया गया था। इसके अंतर्गत पब्लिक डायरेक्टली अपनी PIL फाइल कर सकते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो असुविधा उन्हें हो रही है, अगर उनके अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, तो वो डायरेक्टली उसको फाइल कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर। In response to the situation in India, here in this slide
which is written over here, that in response to the situation in India, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation of PIL to increase access to justice, ताकि अधिक से अधिक लोगों को justice मिल सके. It allows any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those rights were being violated. अगर किसी के अधिकारों का की उल्लंघन हो रहा है तो वो उसकी गुहार जाकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में लगा सकते हैं. द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज PIL. मतलब आप किसी टेलीग्राम या लेटर के माध्यम से भी सरकार से मदद मांग सकते हैं. आपको किसी प्रकार के लॉयर या पैसों की ज़रूरत नहीं होगी. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. अर्लियर ऐसे कई सिचुएशंस आए थे जिसको सॉल्व करने, जिसको कॉम्बैट करने के लिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL सिस्टम के द्वारा उनकी मदद की थी. जैसे कि बिहार में रह रहे प्रिजनर्स की मदद की और साथ ही साथ जो बॉन्डेड लेबर्स थे, जो बंधुआ मजदूर थे, उनकी भी मदद की थी. और इवन आप देख सकते हो जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे जो मिड डे मील दी जाती है वो भी PIL का ही एक उदाहरण है. किसी ने PIL दी जिसके अंतर्गत इन बच्चों को मिड डे मील की योजना मिड डे मील प्रदान की जाती है और इस योजना को लागू किया गया. तो अब हम इस ओवरऑल वीडियो को एक रिकैप कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा. सो लेट्स रिकैप द होल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. So first of all, the Indian judiciary is an independent body that plays a critical role in the functioning of the country. The second one, it is the final interpreter of the constitution and responsible for upholding and enforcing the fundamental rights for every citizens of the nation. Even we learned about how the Indian judiciary is three-tiered system. कैसे वो three-tiered system है, कैसे कार्य करता है. With the Supreme Court at its helm, the High Court at the head of the state, followed by district and session courts, and the third one, the appellate system exists in the Indian judicial system. And we learned about the legal system, which broadly divided into two categories, that is civil and criminal law. And even we learned about the PIL system, which enforced by the Supreme Court to access justice to all the citizens of the country. Thank you.